सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम नोट्स लर्न विथ ईज। ये हमारा कोर्स है वीकली करंट अफेयर्स का और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़। और पुराने वीडियोस को, पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए यहाँ पे आई बटन में क्लिक करिए। सो दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ प्रकाश दुबे। मैंने अपना मास्टर्स एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन दोनों हिस्ट्री से कंप्लीट किया गया है फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहले न्यूज़ है जो इस वीक बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, दैट इज़ अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोग किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं जाते हुए हम लोग ये समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है वो है इन द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So it says the states shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the country. Now पहले मैं ये बता दूं कि पार्ट 4 है क्या। सो पार्ट 4 इज अबाउट DPSP. सो DPSP इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोग को राइट्स मिले हुए हैं वो हम लोग की कंपल्सरी हैं। DPSP क्या है कि एक विजन है कि हम लोग को ऐसा बनना है। सो ये DPSP के अंदर आता है पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 44 जिसमें दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड सीक्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज लॉ एक्ट है या फिर मुस्लिम मैरिज लॉ एक्ट्स हैं, जो मुस्लिम्स में हिंदू के बहुत सारे जो डाउरी के एक्ट्स हैं या फिर किसी और चीज़ के एक्ट्स हैं, पर्सनल जितने भी लॉ बेस्ड एक्ट्स हैं ऑन द स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच मेजर रिलीजियस एक्टिविटीज इन इंडिया विथ कॉमन सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग एवरी सिटीजन। मतलब ये है कि इन सब को रिप्लेस करेगा एक ऐसा कॉमन रूल, ऐसा एक कॉमन कोड जो इन सबको रिप्लेस करके एक पूरा खांचा बन जाएगा सारे लॉस का। So the Hindu personal laws were codified in the year 1956. However, there has been no attempt to frame a uniform civil code applicable to all the citizens irrespective of religion in the country. The Supreme Court hailed the state of Goa as a shining example where uniform civil code has been applicable to all regardless of religion. So आप ये जहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कि वेदर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं पे अप्लाइड है इंडिया में। सो द आंसर इज यस, इट इज इन गोवा। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट ड्रोन्स बैन। एक्चुअली इंडिया में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये ड्रोन्स के ऊपर बैन लगा दिया है एंड दिस मूव इज एम्स टू प्रोमोट इंडिया मेड इन इंडिया ड्रोन्स। सो हम गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग के यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, इतने टेक सेवी लोग हैं, सो व्हाई नॉट मेक द ड्रोन्स इन इंडिया ओनली रादर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। और फॉरेन कंट्रीज में मेनली कहाँ से आता है? सो चाइना। सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो ये देखता है कि कहाँ कहाँ से इंपोर्ट आ रहा है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सो उसने एक रूल निकाला है द इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम 2022 इन दिस रिगार्ड। सो बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, बिकॉज सडनली ऐसा एक नी जर्क आ जाएगा, एक सडनली कोई ऐसा रूल आ गया जिससे हम लोग को इंपोर्ट बैन करना पड़े, सो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को लॉस भी हो सकता है। तो कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। मान लीजिए कहीं किसी को रिसर्च करना है, कहीं फील्ड में रिसर्च करना है, सो उसके लिए हम लोग ड्रोन्स अभी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस, फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं, जो हम लोग की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है, इंडिया नेपाल के बीच में है या फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में है, यहाँ पे हम लोग ड्रोन्स एलोकेट करते हैं। या फिर इंटरनल जो हम लोग कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया, वहाँ पे हम लोग को ड्रोन्स को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम लोग उसके लिए कहीं से ड्रोन्स मंगा रहे हैं, सो वी कैन फ्रीली इम्पोर्ट। और ये जो इम्पोर्ट है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये मेनली आता है इजराइल से और US से, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंपोर्ट किया जाता है। फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ड्रोन, यस।
सो अगर मान लीजिए कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है जिसको ड्रोन का मंगाना है, जिसके ड्रोन्स के ऊपर रिसर्च करना है, या फिर उससे उसका कोई काम है, सो जैसे मान लीजिए कोई फिल्म मेकिंग के लिए कोई ड्रोन मंगाना चाहता है, तो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से उसको रिकग्निशन मिला हुआ है तो वो अभी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कि एक्स कोई कंपनी है, उसको ड्रोन मैन्युफैक्चर करना है, सो वो वहां से, जैसे इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। सो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं से ड्रोन्स मंगाए, उसको पूरे तरीके से डीअसेंबल किए, आप देखिए कि कौन कौन से पार्ट लग रहे हैं, तो आप वही मैन्युफैक्चरर करने लगे यहाँ पे, उसमें और रिसर्च और क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करके। सो फॉर दैट पर्पस यू कैन इंपोर्ट अ ड्रोन। ओके, सो नाउ गोइंग इनटू द बैकग्राउंड कि ड्रोन मैनेजमेंट इंडिया में होता कैसे है। सो यूनियन गवर्नमेंट ऑन September 15 अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो मतलब ऐसा नहीं है कि बस खाली हमने बस इंपोर्ट को बैन कर दिया और पीछे कुछ काम नहीं किया है। सो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसे एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 120 करोड़ रुपए पैसा डाला गया है कि अगर आप मान लीजिए कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ऑल्सो इन द on August 25th, the government had notified drone rules that ease the regulation of drone operation in India by reducing the forms that need to filed to operate from 25 to 5। सो पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए अगर आपको ड्रोन उड़ाना है, कि मान लीजिए मैं टूरिस्ट ही हूँ, मेरे को कहीं पे ड्रोन का शॉट लेना है, तो मेरे को बहुत सारे पेपर वर्क लगते थे, मेरे को अलग अलग टाइप की फीस चार्ज की जाती थी। बट ये सारे पेपर वर्क अब 25 नंबर से सिर्फ 5 नंबर में कर दिया गया है, और जिससे कि टाइम बचेगा और मेरे लिए प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, सो दैट मेरे को इजीली ड्रोन्स का यूज करने के लिए हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट फ्रेंड, इस न्यूज़ में इतना ही था, बट ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। बिकॉज अभी क्या होता था कि 80 to 90% जो ड्रोन्स हैं वो हम लोग, एक कंपनी है DJI, आपने नाम सुना होगा, DJI के बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं, ये कंपनी है चाइना की। तो हम लोग जो पर्सनल यूज़ के जो ड्रोन्स हैं, आप देखे होंगे जो यूट्यूबर्स हैं, वो सब जो ड्रोन्स हैं वो DJI की यूज़ करते थे, और ये सब इंपोर्ट किए जाते थे चाइना से। सो नाउ धीरे धीरे स्लोली ये चेंज आएगा कि इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे ड्रोन्स के लिए। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट क्वाड। सो सबसे पहले क्वाड है क्या? सो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड ग्रुप। रिसेंटली इसकी एक मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी गए थे, और वहां पे इन्होंने एक बहुत कड़ा स्टेटमेंट भी दिया था रिगार्डिंग चाइना। सो क्वाड है क्या? सो क्वाड इज अ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये 4 देश मिलकर क्वाड जो होता है, ये 4 देश मिलकर ये क्वाड बनाए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, मतलब ये मोर और लेस फोकस करेंगे ऑन बिल्डिंग द क्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। पीपल टू पीपल एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है ही। नाउ गवर्नमेंट आर इंटरलिंकिंग अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, मतलब हम लोग का फोकस ऐसा डिफेंस में या ऐसा कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं होगा। हम लोग जो जैसे मेडिकल यूज के लिए, जैसे कोविड वैक्सीन किसी को देनी है या फिर कुछ और प्रोवाइड करना है रिलीफ मटेरियल, तो उसके लिए हम लोग साथ आ रहे हैं। हम लोगों ने क्वाड की जो मेंबर्स हैं, इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि हम लोग अभी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा कोई ग्रुप फॉर्म नहीं किए हैं। और एक पैरेलल इसकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इस एक्सरसाइज मालाबार। सो मालाबार इज अ कोस्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो मालाबार ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, उसी के नाम पे यहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है एक्सरसाइज मालाबार। सो मूविंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज। सो इन द नेक्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है इन द सेक्टर ऑफ फ्यूजन एनर्जी। सो व्हाट इज फ्यूजन एनर्जी एंड इसमें क्या क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन इन प्रोड्यूसिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी और इमिटेटिंग द वे एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सन। सो सन में क्या, जो सन है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्यूजन एनर्जी का। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेंड्स,
फ्यूजन एनर्जी एंड फिशन एनर्जी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं. सो सर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूजन एनर्जी. सो ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट हासिल किया है इसको छोटे लेवल पे प्रोड्यूस करने का. So the record and scientific data from these crucial experiments are major boost for ITER. So the major focus of the news was ITER. मेरे को आपको ITER समझाना था कि क्या होता है, मैंने इसलिए इस न्यूज़ को पिक किया था. So ITER प्रोजेक्ट क्या है? So the goal of ITER project is to demonstrate the scientific and technological feasibility of fusion energy for peaceful purpose. सो द फुल फॉर्म ऑफ ITER जो शायद यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया है, इट इज इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये अभी ये न्यूज़ में है क्या. सो जो JET एक मेगा प्रोजेक्ट की जो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है यूके में, उसने ये एक छोटा सा चीज़ क्रैक कर लिया है कि छोटे से में फ्यूजन एनर्जी कैसे कर सकते हैं. बट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है विच इज़ ITER, वो मेन प्रोजेक्ट है फ्यूजन एनर्जी का, ये उस पर हेल्प करेगा. सो ITER है क्या? सो ITER is a project funded and run by 7 members. Now this is very important because इसमें इंडिया भी आता है. apart from India, the nations are European Union, Japan, China, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. एंड आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि इंडिया ने एक जो उसका कंपोनेंट था वो इंडिया ने भेजा था बाहर. बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी बस ये एक थिंग इन न्यूज इन प्रोसेस है. तो ITER है क्या? ये एक फ्यूजन एनर्जी के लिए एक जो मेगा प्रोजेक्ट है वो काम चल रहा है. सो नाउ कमिंग कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है एंड फिशन होता क्या और इनमें डिफरेंस क्या है. सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन दैट ऑकर्स when two atoms combine together to form one or more different atomic nuclei, subatomic particles like protons and neutrons. So इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं they get heated, इससे एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, हीलियम न्यूट्रॉन एंड एनर्जी के रिलीज होते हैं पार्टिकल्स, एंड जिससे कि जो न्यूट्रॉन एनर्जी होती है वो वाटर को बहुत ज़्यादा गर्म करती है, जिससे हीट निकलती, जिससे स्टीम निकलती है एंड विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. सो द मेन यूज इसका यही है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सके. जो हम लोगों ने इसका जो एक गोल था मैंने आपको बताया था कि फॉर पीसफुल पर्पसेस, बिकॉज इसका ये अगर किसी गलत हाथ में लग गया तो इसका एक बहुत ही डेंजरस रिजल्ट भी हो सकता है. सो फ्यूजन इज व्हाट एम्पावर्स द सन. आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि सन में कौन सी एनर्जी होती है, फ्यूजन या फिजन. सो इट्स फ्यूजन बिकॉज वहां पे एटम्स को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है. फिजन क्या होता है? फिजन में एटम्स का स्प्लिट होता है इनटू द लाइटर न्यूक्लाई. सो इन फ्यूजन एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज सेवरल टाइम्स द प्रोड्यूस्ड ऑफ फिजन. बताते हैं साइंटिस्ट के फिजन से 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में. दैट्स वाई साइंटिस्ट लगे हुए हैं बिकॉज फिजन एनर्जी से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अगर आप अभी जितने भी पावर प्लांट देखते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अभी फ्यूजन एनर्जी से रिलेटेड है. बट अगर हम लोगों ने एक बार फ्यूजन एनर्जी से क्रैक कोड कर लिया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है तो ये इट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर द पावर सेक्टर. सो इसमें ये अब नाउ देखिए कि इसमें डिफरेंस कैसे होता है. सो मैंने बताया कि यहाँ पे फिजन में स्प्लिट होते हैं न्यूक्लियाई, उससे एनर्जी रिलीज होती है. एंड फिजन रिएक्शंस डू नॉट अकर इन अ नेचुरल प्रोसेस. जैसे कि आप देखें जैसे जो फ्यूजन है, सन इज एग्जांपल ऑफ फ्यूजन, बट फिजन का ऐसा कोई नेचर में एग्जांपल नहीं है. सो देखा जाए कि इसके अगर गलत हाथों में पड़ गया या फिर अगर इसका कोई रॉन्ग जो होता है एग्जाम्पल हुआ यूज हुआ तो उससे क्या होगा. सो एटॉमिक बॉम्ब जो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन. अब नाउ एटॉमिक बॉम्ब्स के एग्जाम्पल क्या हैं. सो अगर फ्रेंड्स आप याद करेंगे तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, they were atomic bombs only. They worked on the principles of nuclear fission. Now hydrogen bombs work on the principle of nuclear fusion. Now यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक बॉम्ब फिशन, हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन. देखिए कि अभी तक कभी भी हाइड्रोजन बॉम्ब्स का यूज नहीं हुआ है और ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि भगवान कभी ऐसा
ना भी हो, ऐसा कभी टाइम नहीं आए कि हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज करना पड़े, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो अभी हम लोगों ने जो जापान में देखा था इन द ईयर 1945-46, हम लोग वो चीज 1000 टाइम इन मल्टीप्लाई में देखेंगे. सो it is known as a city destroyer. Hydrogen bombs were known as the city destroyers. So ये है इसका बेसिक बात कि फ्यूजन एनर्जी क्या होती है, फ्यूजन क्या होता है. और ITER प्रोजेक्ट जो कि यूरोप में बेस्ड है, उसमें 7 कंट्रीज है और ये एक फ्यूजन एनर्जी को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है. नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज. सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट IIP का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज IIP की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है बाई 0.4% इन द दिसंबर. ये जो IIP जो पब्लिश की जाती है वो हर महीने पब्लिश की जाती है और इसको रिलीज करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI इसको शॉर्ट में बोलते हैं. सो जो इसका बेस ईयर है वो है द ईयर 2011-12. ये मेन फैक्ट्स है फ्रेंड्स, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. सो द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स अराउंड 40% वेट ऑफ द IIP. सो IIP एक जो रिपोर्ट है, जो एक मंथली जो स्टैटिक्स है, वो ये बताता है कि लास्ट मंथ हम लोग की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन ग्रोथ थी वो कितनी ज़्यादा हुई है. So significance of IIP, mining, manufacturing and electricity are the 3 broad sectors in which IIP constituents fall. The relative weights of these 3 sectors are 77.6% manufacturing, मतलब ये सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देता है, 78% ऑलमोस्ट, 14% माइनिंग एंड 8% इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. तो अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है या फिर फर्टिलाइजर की है या फिर टेक्सटाइल की है, तो ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स हैं. उसका जो परसेंटेज है दैट इज 77.6, माइनिंग है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी. सो ये एक इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो IIP is a composite indicator that measures the growth rate of industry groups classified under mining, manufacturing. ये मैंने आपको बता दिया है. So the base year is 2011-12 and the 8 core industries are, I have जैसे कि मैंने आपको ये बता चुका है ये सब चीज़ें. इसमें और अपने को डेटा जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हर मंथ चेंज होता है. सो मेनली इसका जो फोकस था IIP का कि ये रिलीज कौन करता है और ये मंथली रिलीज होती है और इसका बेस ईयर क्या है 11-12. और इसके जो आप कंपोनेंट्स हैं, जो इसकी जो सेक्टर्स है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखिएगा कि 77.6% मैन्युफैक्चरिंग, 14.4% माइनिंग एंड 8% इलेक्ट्रिसिटी. सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट श्री रामानुजाचार्य, जिनका भी स्टैचू अनवेल किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन February 5th. सो इनके बारे में जानते हैं कि रामानुजाचार्य जी थे कौन. सो रामानुजाचार्य वॉज अ हिंदू थियोलॉजियन एंड इंडियन फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर जो बिलोंग करते हैं 11th सेंचुरी से. सो ये वैष्णविज्म ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे और इनको इलाया पेरुमाल के नाम से भी जाना जाता है. ही इज अ चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी. ही रोट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट सच एज भाष्य ऑन ब्रह्म सूत्रास. तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवेल किया है 216 फीट टॉल स्टैचू, जिसको बोला गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी. स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? वो है गुजरात में, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का. सो ये यहाँ पे रिलीज किया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कमोरेट्स द 11th सेंचुरी भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य. ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है जो हैदराबाद में बनाया गया है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. The saint promoted the idea of equality across all faith aspects of living, including caste, creed, and faith. The inauguration of the statue is a part of ongoing 12-day celebration of his 1000th बर्थ एनिवर्सरी. अभी आप रिसेंटली न्यूज़ में अगर देखेंगे तो वेरियस जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी हम लोग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सारे यहाँ पे जा रहे हैं और इनके सामने नमन कर रहे हैं. सो जानते हैं स्टैचू के बारे में. सो द स्टैचू इज मेड ऑफ पंच लोहा विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, नेमली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड ब्रास. मतलब ये 5 मेटल से मिलके बना हुआ है. इट इज द टॉलेस्ट, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचूज इन सिटिंग पोजिशंस वर्ल्ड वाइड. ये माउंट किया गया, ये बैठाया गया है ऑन 54
54 फीट हाई बेस बिल्डिंग नेम्ड एज भद्रवेदी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भद्रवेदी क्या है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो जहाँ पे ये बैठे हैं, जो एक सॉर्ट ऑफ हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है कि एक पटा है, एक वेदी है, उसके ऊपर बैठाया गया है, उसका नाम रखा गया है भद्रवेदी। ये सॉर्ट ऑफ एक उनको बेस प्रोवाइड किया, जैसे इतनी बड़े जो स्टैचू है वो कहीं हिले ना, वो कहीं गिरे ना। सो दिस इज ऑल अबाउट रामानुजाचार्य एंड about the statue. So the next news is about wildlife migration to Wayanad Wildlife Sanctuary. So Wildlife Sanctuary, Wayanad Wildlife Sanctuary कहाँ है? मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था ऑन 16 and 22 जनवरी, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगी। सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन केरला। ये रहा, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ नागरहोल एंड बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड मुदुमलाई ऑफ तमिलनाडु। सो ये जो आगे देखेंगे, ये है वायनाड, ये है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये है मुदुमलाई, और ये है यहाँ पे आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व। सो ये पूरा एरिया जो है ये दीज ऑल कम्स अंडर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया इस वीडियो में, प्लीज़ आप देख लीजिएगा ये वीडियो। सो कबिनी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ये जो ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। Now going into the next news, it is about Sariska Tiger Reserve. So Sariska Tiger Reserve is located in the Aravalli Hills and forms a part of Alwar district of Rajasthan. सरिस्का को जो डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईयर 1955 एंड वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व लेटर इन द ईयर 1978, मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सो नो, ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इसने बहुत ही अच्छी सक्सेस दिखाई गई है टाइगर में। यहाँ पे पॉपुलेशन है 25 का, जहाँ पे एक समय यहाँ पे ये एक्सटेंट होने वाले थे इस रिजर्व में। सो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक लीफ फ्रॉप एक जंप लिया है कि जहाँ पे एक्सटेंट होने वाला था वहाँ से सीधे 25 टाइगर्स पे ये आ गए हैं। तो इसके बारे में और जाना जाए तो एक कंकरवादी फोर्ट है जो लोकेटेड है इन द रिजर्व एंड जो बनाया गया था मुगल एम्पायर औरंगजेब के द्वारा, जहां पे इसने इम्प्रिजन किया था अपने भाई दारा शिकोह को। सो ये था अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट चार मीनार। चार मीनार एक में चार मीनार में बहुत सारे वायर्स थे, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चार मीनार क्या है और किसने बनवाया था ये हम लोग देखते हैं थ्रू दिस न्यूज़। सो चार मीनार मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1591 बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सो द फिफ्थ किंग ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी, एंड ये पहली बिल्डिंग थी हैदराबाद में एज हिज न्यू कैपिटल। सो चार मीनार इज अ सेरेमोनियल गेटवे बिल्ट टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद, a new millennial city in the year 1591. It was the first monument in the world to be constructed using lime mortar and granite. So ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। So चार मीनार has become known globally as a symbol of हैदराबाद, क्योंकि हम लोग अगर इमेजिन करते हैं हैदराबाद तो वहाँ पे सबसे पहले चार मीनार आती है। अगर आप हर साउथ की मूवीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे रोड के बीच में चार मीनार आ ही जाता है। सो ये हैदराबाद को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है चार मीनार से, एंड इट इज़ लिस्टेड अमंग द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। सो हम लोग जानते हैं कुतुब शाह जो डायनेस्टी थी उसके बारे में। सो 7 रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी रूल्ड फॉर रफली 170 ईयर्स एंड सक्सेसफुली रेजिस्टेड द मुगल अटैक टिल 1687. It was the last kingdom to be absorbed in the expanding Mughal Empire. जो जब मुगल एम्पायर साउथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, तो ये लास्ट किंगडम था। जितने भी और भी जो डायनेस्टी थी, जैसे बीदर की डायनेस्टी हो गई, जो गोलकोंडा डायनेस्टी हो गई, वो सारी की सारी सबमर्ज हो गई थी इन द मुगल एम्पायर। ये लास्ट किंगडम था जो वहाँ पे सबमर्ज हुआ था। सो गोलकोंडा इज द फोर्टिफाइड सिटेडल एंड एन अर्ली कैपिटल सिटी ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। सो इस न्यूज़ में सच कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मेरे को आपको बताना था कि चार मीनार के बारे में, कि चार मीनार कहाँ और कब बनवाया गया था। So, center to form FPOs with small farmers. With this news, I wanted to tell you about ICRISAT. ICRISAT एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बेस्ड है, जहाँ पे जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, और ये इंडिया में कैसे काम कर रही है। सो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ICRISAT के बारे में। सो ICRISAT का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड एरिया। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि जो सेमी एरिड एरियाज हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ऐसा भी नहीं कि डेजर्ट एरिया है राजस्थान जैसा, बट जो जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश
बारिश होती है वहाँ पे किस तरह की क्रॉप होने चाहिए, वहाँ पे किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए और इससे पूरे वर्ल्ड में कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उन सब के बारे में इक्रिसैट रिसर्च करता है। So this institute was founded in the year 1972 by a group of organization convened by the Ford and Rockefeller Foundation. फोर्ड फाउंडेशन है यूएसए का और रॉकफेलर फाउंडेशन है यूएसए का, इन दोनों ने मिलकर इक्रिसैट को फॉर्म किया था। और जो इसका जो चार्टर है इट वाज साइंड बाय FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इससे यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ मिलती है, एक बैकबोन मिलती है, बिकॉज ये वर्ल्ड की दोनों रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, बहुत रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से, FAO एंड UNDP। सो इक्रिसैट इज अ नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट्स एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इन द ड्राई लैंड्स ऑफ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिसर्च करते हैं जिससे रिसर्च की हेल्प हो सके हर जगह की सेमी एरिड एरियाज में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का इनॉग्रेशन करने गए थे, जब वहां को अनवेल करने गए थे, तभी वहां पे विजिट किए थे, इसलिए ये न्यूज इस वीक में आई थी। सो इट हेल्प एम्पावर दिस पुअर पीपल टू ओवरकम पावर्टी, हंगर एंड डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर आपकी खेती अच्छी होगी, अगर आपकी खेती सस्टेनेबल तरीके से होगी, सो वो आपको पावर्टी से भी उठाएगी, आपको वो हंगर से भी दूर ले जाएगी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हेल्प भी करेगी। So this is all about ICRISAT and the news. So the next news is about मिलान एक्सरसाइज। So इंडिया जो है वो 46 कंट्रीज के साथ मिलके एक एक्सरसाइज करने वाली है जो होगी, जिसका नाम होगा मिलान एक्सरसाइज। So हम लोग आइए जानते हैं। So India is set to host largest naval exercise मिलान in February 2022, जहां पे 46 कंट्रीज मिलके इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगी। So the exercise will be see the participation of all Quad countries। Quad countries कौन सी थी? USA, अपना इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द 4 क्वाड कंट्रीज, जहां पे यूएसए भी इस बार इनवाइटेड किया गया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो एक्सरसाइज मिलान है क्या? इट इज अ बायनियल एक्सरसाइज। बायनियल मतलब हर दूसरे साल में, मतलब 2 साल में एक बार ये होती है। सो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, बाई एनुअल नहीं है। बाई एनुअल मतलब होता है कि साल में 2 बार, ये है बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार। इट इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज विच स्टार्टेड इन द ईयर 1995। पहले ये होती थी पोर्ट ब्लेयर में, नाउ इट इज हैज बीन शिफ्टेड टू विशाखापट्टनम। द नेवी हैज हेल्ड 10 एडिशंस ऑफ मिलान एक्सरसाइज विद द थीम सिनर्जी अक्रॉस द सीज to enhance professional interaction between friendly foreign navies and learn the best practices from each other. The areas of cooperation of exercise includes capacity building, marine domain, awareness, training, hydrography, technical assistance and operational exercise. और why this exercise becomes important? Because अगर आप देखेंगे तो जो यूक्रेन का इशू है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बना हुआ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स यूएसए, रशिया और अलग अलग 46 कंट्रीज एक साथ पार्ट लेंगी इस एक्सरसाइज में। सो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है इंडिया के लिए कि इंडिया इतने सारे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल कंट्रीज को साथ में ला रहा है थ्रू दिस एक्सरसाइज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ए पर्सनैलिटी न्यूज। प्रवीण कुमार, जिनको आप अगर देखे होंगे महाभारत से, वहाँ से फेमस थे, बट ही इज़ अ वेरी बिग स्पोर्ट्स पर्सन। प्रवीण कुमार जी की अभी डेथ हो गई है रिसेंटली। सो ही वॉज अ एशियन गेम्स गोल्ड अवार्ड विनर और इनका जो एक्सपर्टीज़ था वो था डिस्कस थ्रोवर में। डिस्कस थ्रो में क्या होता है, एक मोटा सा पत्थर होता है या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है जो बहुत हैवी होती है और उसको फेंकना होता है। सो ये 4 बार मेडल्स जीत चुके हैं एशियन गेम्स में, 2 गोल्ड एंड 2 अलग मेडल जीते हैं इन द ईयर 1966 एंड 1970। सो प्लीज़ रिमेंबर कि ये कौन से गेम में थे। तो डिस्कस थ्रोइंग में इनका नाम फेमस है और ये बहुत ज़्यादा जाने गए हैं भीम के रोल में इन द महाभारत सीरियल। और द नेक्स्ट इज अबाउट ए झील देसाई। ये टेनिस के प्लेयर हैं। सो बस नाम याद रखिएगा कि झील देसाई कौन सा गेम खेलती हैं, टेनिस प्लेयर हैं। दैट्स इट फ्रेंड, इस वीक यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सो हमने इस वीक मेजर न्यूज़ जो कवर की है वो है क्वाड के बारे में। नेक्स्ट ITER, मैंने इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करी है फिजन और फ्यूजन एनर्जी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एक बहुत दूसरी न्यूज़ थी और मैंने इस बार इक्रिसैट को भी
हम लोगों ने कवर किया है अच्छे से, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम नोट्स, जहां पे अब बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।